कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या डाइपोल के बारे में, और डाइपोल को आज खत्म करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग डाइपोल को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने डाइपोल के इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। ठीक है, आज लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, छोटा टॉपिक है, जल्दी निपटाते हैं और फिर नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्या गॉस लॉ को समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने डाइपोल का कारनामा देख लिया है और उसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था। इनको याद नहीं है, मैं इनको एक बार याद दिला देता हूँ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क निकाला था। तो टॉर्क निकल के आया था पी साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया था पी कॉस थीटा। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको क्या है, देखिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक डाइपोल रखा है, ठीक है, और उसके कुछ डिस्टेंस के बाद एक चार्ज हम लोग ने प्लेस कर दिया है आर डिस्टेंस पे, और अपनी डायपोल की डिस्टेंस 12 है। तो वही बताया जा रहा है कि आपका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा और नेट फोर्स कितना आएगा, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि F2 जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, इस बड़े चार्ज के कारण वो आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और बहुत डिस्टेंस भी बहुत दूर है, जिसके कारण जो फोर्स है यहाँ पर ज़्यादा होगा, सॉरी यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पर फोर्स माइनस क्यू के ऊपर ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो F1 का फोर्स F2 के फोर्स से ज़्यादा बड़ा है, इक्वल तो होगा नहीं। अब F1 और F2 का यहाँ पे क्या लिख दिया है, फोर्स लिख दिया है, ठीक है। F1 हो जाएगा के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा F2 इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू बाय आर प्लस 2 एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जब हम नेट फोर्स निकालेंगे, तो नेट फोर्स आपका ऐसे कुछ निकल के आएगा 2 के क्यू पी बाय आर क्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डायपोल के चार्जेस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन डायपोल चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन डायपोल चार्ज। डायपोल के लेंथ पर डायपोल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डायपोल के चार्जेस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और फिर ये होता है आपका यहाँ पर, अब यहाँ पे एक रिलेशन फिर निकल के आ जाता है एफ नेट और आपका डायपोल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, एफ नेट इक्वल टू पी डी ई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम एफ नेट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू ई जो हमारा फॉर्मूला होता है। क्या करना है, पी की जगह आपको रखना है क्यू डी एक्स, ठीक है, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा और आपका एफ नेट निकल के आ जाएगा क्यू डी, ठीक है, क्यू डी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है, इसको नज़र मारते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर पैटर्न का फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये डाइपोल क्या है, आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, यहाँ माइनस क्यू पे जो क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, वो ज़्यादा लग रहा होगा हैज़ कम्पेयर टू द प्लस क्यू वाले चार्ज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, जिसके कारण आपका टॉर्क भी आपको देखने को मिलेगा और नेट फोर्स भी आएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, टॉर्क और नेट फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब डिस्कस करने जाएंगे डाइपोल एंड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल एंड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम दो डिफरेंट सॉरी हाँ, दो डाइपोल को एक साथ किसी डिस्टेंस पे रख दे, तो एक दूसरे पे वो कितना फोर्स लगाएंगे और कितना एनर्जी एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो
ध्यान देते हैं, चलिए देखते हैं। एफ नेट जो अभी उन्होंने निकाला था वो क्या था, पी डी कॉस थीटा, सॉरी पी डी एक्स, ठीक है, पी डी बाई डी एक्स, ठीक है, पी डी बाई डी एक्स। इसके बाद हमें निकालना है, इसको मान लेते हैं वन, इसको मान लेते हैं, तो हमें निकालना है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और फोर्स या फोर्स निकाल सकते हो हम फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो ये भी निकाल सकते हैं, और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन भी निकाल सकते हैं। तो अगर फोर्स टू पे लग रहा है वन के कारण, फोर्स टू पे लग रहा है वन के कारण, तो क्या होगा आपका डाइपोल जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा पी टू, ठीक है। अगर यहीं पे बात मैं करता, अगर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो यहाँ पे हम लोग डाइपोल किसको कंसिडर करते, जिसपे फोर्स लग रहा है, वन वाले पे फोर्स लगे तो वन रखेंगे, टू वाले पे फोर्स लगे टू रखेंगे। और डी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो ये डी वन डी एक्स। अब ई की हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आएगी एक्सियल पॉइंट पे, ये एक्सियल पॉइंट पे है, तो एक्सियल पॉइंट में आता है 2 kp/r³, ठीक है, तो ये आपका ये आ गया। अब यहाँ पे आपको E1 की वैल्यू करनी है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप E1 जब रखोगे तो यहाँ P2 पहले से P2 बाहर आ जाएगा, डी ई की जगह हमने रखा 2 kp/r³, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ये आपके तीनों जो टर्म है कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी आर हो गया, डी आर आपकी लेंथ है, ठीक है। डी आर से हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आर क्यूब को हम लोग ने ऊपर भेज दिया, तो ये बन गया आर माइनस का 3। अब डिफ्रेंशिएशन जिनको आता है उनको समझ आएगा, जिनको नहीं आता है यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन समझ आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन में क्या हो रहा है, ये जो पावर वाला टर्म है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, और पावर में -1 जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर में -1 जुड़ जाएगा और पावर आगे आ जाएगा, तो यहाँ -3 आगे आ गया और -3 में -1 जुड़ गया, तो -4 बन गया। तो यहाँ पे आपका F21 जो निकल के आया है वो निकल के आया है कितना, 6 kp1 P2/r⁴। तो यहाँ पे F12 भी इक्वल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या होगा, फॉलो होगा। जितना फोर्स एफ सॉरी डाइपोल डाइपोल टू लगाएगा डाइपोल वन पे, उतना ही फोर्स डाइपोल वन लगाएगा डाइपोल टू पे। इसी को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। अब चलते हैं, अब कितना एक दूसरे पे ये क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी लगा रहे हैं, उसको अभी जरा देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है क्या, Q इक्वल टू क्यू। अब पहले उसके लिए हम निकालने पड़ेंगे, हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल हमें पता है, डाइपोल करंट कितना आता है, के P1/r²। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग निकाल रहे हैं एक किसके लिए, एक डाइपोल के लिए, तो यहाँ पे ले लेंगे V1 V1 डैश, ठीक है। एक ही पे 2 पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे -q से इस डाइपोल की लेंथ लेंगे और +q से डाइपोल की लेंथ को कंसिडर करेंगे, इसीलिए यहाँ पर r-l का स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम चार्ज लेंगे, यहाँ पे Q2 ही चार्ज रहेगा इसके अंदर, तो इसके अंदर प्रॉपर Q2 चार्ज रहेगा, तो Q2 चार्ज कॉमन बाहर आ जाएगा, V1 डैश माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। V1 डैश और V1 एक ही डाइपोल के अंदर के चार्जेस का पोटेंशियल है, ठीक है। ये V1 डैश मान लो आपका -q का चार्ज है, ठीक है, ये देखिए हाँ V1 आपका -q का चार्ज है और V1 डैश आपका +q का चार्ज है, तो पोटेंशियल है, ठीक है। V1 डैश आपका +q का है और पोटेंशियल, और V1 है आपका किसका, -q का पोटेंशियल, ठीक है। तो अब -q का पोटेंशियल निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। जब वैल्यूज आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको करना भी नहीं चाहिए, बस यहाँ पे आपको बस ये फॉर्मूलेस ध्यान रखना है। अगर डाइपोल, दो डाइपोल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे बोल दिया जाए कि आपको डाइपोल की वैल्यू दे दी जाए और डिस्टेंस दे दिया जाए, और आपको बोला जाए कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, दो डाइपोल एक डिस्टेंस पे रखे हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर फोर्स पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे,
और दोनों में नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डाइपोल वाला टॉपिक एंड हो जाता है। अब आगे जो टॉपिक आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझोगे तो आपको आगे के कुछ चैप्टर्स और अच्छे से क्लियर होंगे, जैसे कि मैग्नेटिक वाला चैप्टर है। ठीक है, वहाँ पर भी आपको ये हेल्प देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल हो जाता है एंड। अब आगे कुछ टर्म्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा क्या आपके लिए, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक प्लस के बारे में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब गॉस लॉ इलेक्ट्रिक प्लस को समझने से पहले ये तीन टर्मिनोलॉजी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, इसको क्लियर कर लीजिए पहले। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा इजी होगा समझने में। यहाँ पर मैं बात करूँगा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, ये भी एक टाइप का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, कि एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें लेना है एरिया के। ठीक है, अब इसकी मैग्नीट्यूड होता है तुम्हारा जितना भी आपका सरफेस एरिया है। जो भी आपका सरफेस एरिया है वहाँ से अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हो, मान लीजिए ये मैंने एक ड्रॉ किया रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल का क्या है, सरफेस। अब ये रेक्टेंगल का सरफेस एरिया है। अगर मैं इसका क्या निकालूं, एरिया निकालूं, ठीक है, सरफेस एरिया निकालूं, तो यहाँ से अगर मैं एक नॉर्मल खींचूं, अगर आप 3D में देख पाओगे, समझ पाओगे, तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मल खींचूं तो ये इसका हो जाएगा एरिया वेक्टर। और मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस एरिया के ही बराबर रहेगा। और डायरेक्शन क्या रहेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस है, सरफेस के नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बनाएगा। सरफेस से नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है आपका एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी एरिया और एरिया वेक्टर के अंदर। ध्यान रखना है आपको, एरिया आपका स्केलर क्वांटिटी, इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ एरिया वेक्टर की, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब नॉर्मल टू द सरफेस ही रहेगा। तो ये आपका फर्क है, एरिया वेक्टर वेक्टर है और वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब दो सरफेस आपको मिलेंगे, ओपन सरफेस मिलेगा जो मैंने बनाया, और एक मिलेगा आपका क्लोज सरफेस। अगर मैं बात करूँ क्लोज सरफेस मतलब स्फीयर हो गया आपका, फिर सिलेंडर हो गया, तो ये जितने भी क्लोज सरफेस है इनके कारण आपका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ओपन सरफेस का बना दिया, क्या आपका इस तरफ है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर मैं यही बात करूँ किस तरफ, एक मान लीजिए स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर बनाया मैंने। अब एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के किस तरफ होगा आपका क्या, एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हो जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, बाहर की तरफ हम क्या लेंगे, इसका एरिया वेक्टर लेंगे, सरफेस एरिया काउंट कर लेंगे, सरफेस एरिया के बराबर ही मैग्नीट्यूड रहेगा आपका एरिया वेक्टर का। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल करना है सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो करना है लाइक एंड शेयर। आप अपने दोस्तों में भी हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कर सके। और हाँ, अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका आपको हैंड रिटन फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप नोट्स भी देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो बाय, तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।